बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हम लोगों ने लिपिड स्टार्ट किए हुए थे और लिपिड्स की क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट की हुई थी। उसमें हम लोगों ने एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस कर लिया था। तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं लिपिड्स की, और लिपिड्स की हम लोग क्लासिफिकेशन जैसे बताया आपको स्टार्ट की हुई थी। और क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स यानी आगे लिपिड्स जो हैं वो कितनी इकसाम की होती हैं, इसमें से हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल। तो आज हम लोग सेकंड वन जो आ रही है इसमें पढ़ेंगे वैक्सेस। वैक्सेस को अगर हम आम अल्फाज में बोलना चाहें तो इसको मोम भी कहा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो वैक्सेस की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बता देते हैं। डेफिनेशन जैसे शुरू में बताया था आपको कि लिपिड्स के अंदर एक चीज़ तो होगी ही होगी, और वो क्या चीज़ बताई थी? फैटी एसिड। एसाइल ग्लिसरॉल में भी फैटी एसिड थी, और अगर आपको याद हो एसाइल ग्लिसरॉल में अल्कोहल भी थी। तो सिमिलरली इसमें भी दो चीज़ें वो ज़रूर होंगी, यानी एक तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये तो हैं ही हैं, और साथ साथ इनके अंदर अल्कोहल्स भी हैं। ठीक है। नंबर 3, इनके अंदर लॉन्ग चेन एल्केन्स भी हैं, लॉन्ग चेन एल्केन्स, इसका इजाफा कर रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है। और एल्केन्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो मिनिमम C25 से लेके मिनिमम कहाँ तक हो सकते हैं? C35, यानी ऑड नंबर में होंगे। इसमें ऑड नंबर में यानी 25 होंगे, 27 होंगे, तो 29 होंगे, इस तरह करके इसमें होंगे। तो दो चीज़ें वही आ रही हैं एसाइल ग्लिसरॉल वाली। एसाइल ग्लिसरॉल में भी फैटी एसिड था, एसाइल ग्लिसरॉल में भी अल्कोहल थी। यहाँ पे हमने एल्केन का इजाफा कर दिया, और एल्केन जो हैं वो इसके अंदर 25 कार्बन उसमें होंगे मिनिमम, या मैक्सिमम 35, और होंगे भी किसमें? ऑड नंबर में, यानी 25, 27, 29। ठीक है। तो ये जो हैं अगेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स, ये आपस में मिलके इसके अंदर भी क्या बनाते हैं? एस्टर्स बनाते हैं, एस्टर्स। ठीक है। ये अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर में देख लें कि जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर्स बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। ठीक होगी बात। तो ये डेफिनेशन इसकी हो गई। उसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इनकी खूबियां देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात तो ये है कि ये जो वैक्सेस हैं ये वाइडली स्प्रेड होते हैं, यानी नेचर में आपको वाइडली स्प्रेड बहुत आम मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पाए जाते हैं किसके अंदर? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स में, यानी बाहर वाली जो कवरिंग्स होती हैं ख़ास तौर पे प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और लीव्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर कहाँ पे? फ्रूट्स के बाहर, जैसे आप लोगों ने एप्पल, एप्पल के बाहर जो मुलायम सी लेयर होती है वो वैक्स की होती है। इसी तरह जो लीव्स हैं, पत्ते जो हैं, ख़ास तौर पे जो अपर सरफेस होती है लीफ की वो बहुत मुलायम होती है। तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली वैक्सेस हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर वाला ढांचा है, वो भी सिक्रीट करता है, वैक्स को सिक्रीट करता है। क्यों करता होगा ये भी हम देख लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं तो हम भी यहाँ पे बता देते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर
बेनिफिट्स में आप बता दें कि फ्रूट्स और लीव्स वगैरह में ये क्यों होते हैं। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज, यानी जब हवा तेज़ चलती है और पत्ते आपस में टकराते हैं या फलों से टकराते हैं तो वो एक दूसरे को इंजर्ड नहीं करते, क्योंकि बाहर एक मोम की एक मुलायम सी जो क्या होती है, लेयर होती है। इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह इसको क्यों रिलीज़ करते हैं अपने एक्सोस्केलेटन में से। एक तो पहली बात तो ये है कि ये वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ यानी बॉडी का जो पानी है, इसी तरह फ्रूट्स का जो वाटर है वो बाहर मॉइस्चर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में उड़ने ना पाए, ठीक है ना। और वो जो फल है, वो प्लांट है, वो जानवर है, उसके अंदर मैक्सिमम रिटेंशन रहे किसकी, वाटर की। तो ये वाटर बैरियर के तौर पे काम करता है, वाटर बैरियर के तौर पे काम करता है। और ये वाटर बैरियर के तौर पे किन किन में काम करता है, जैसे अभी बताया इन इंसेक्ट्स के अंदर कुछ जानवर हैं जैसे शीप वगैरह है, उनकी स्किन के ऊपर भी यहाँ पे आपने बता देना है, बर्ड्स वगैरह हैं। तो इस चीज़ों से इनके अंदर बुनियादी तौर पे इनका मकसद ये है कि अंदर का जो पानी है उसको मैक्सिमम क्या रखा जाए, कंजर्व रखा जाए। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। ये है वैक्सिस के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जो है ये लिपिड्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो पहले तो इसके बारे में बता दें कि इसकी अकरेंस क्या है। अकरेंस यानी फॉस्फोलिपिड आपको नेचर में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप बता दें कि ये आपको मिलेगा बैक्टीरिया में, ये आपको मिलेगा प्लांट सेल में, और ये आपको मिलेगा एनिमल सेल्स में। और मेनली इनमें कहाँ मिलेगा, सेल्स में कहाँ मिलेगा, मेनली एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो हैं ये उसका बुनियादी हिस्सा जो है ये फॉस्फोलिपिड्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इसका टॉपिक में आ जाएगा। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉस्फोलिपिड्स की डेफिनेशन की हेडिंग बनाई जा सकती है। तो डेफिनेशन में आप लोग बता दें कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। यानी डेरिवेटिव का मतलब है हासिल किए जाते हैं, यानी अगर आपके पास फॉस्फोटिडिक एसिड हो तो उससे आप लोग फॉस्फोलिपिड बना सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है, अभी बना के भी बताऊंगा मैं आपको। तो इस डेफिनेशन को नहीं भूलना, यानी फॉस्फोलिपिड किससे बनती हैं, किससे हासिल होती हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड से। फॉस्फोटिडिक एसिड को भी देखते हैं। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी फॉस्फोलिपिड में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। पहली बात वही वाली कहानी जो पहले बताई है आपको मैंने, इसमें फैटी एसिड्स भी होंगी। नंबर 2, इनमें अल्कोहल्स भी होंगी, ठीक है। दो चीज़ें तो तीनों में कॉमन आ रही हैं अभी तक, ठीक है, फैटी एसिड, अल्कोहल इसमें आ रही। और इसमें क्या होगा, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। फॉस्फोरिक एसिड ये एक नई चीज़ आ गई आप लोगों के लिए। और साथ में एक चीज़ और डाल दें, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस भी होगी। तो दो चीज़ें तो पुरानी हैं, दो चीज़ें नई आ गई, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एक कोलिन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सेराइन भी हो सकती है, इसके अलावा एथेनिलोमीन भी हो सकती है। तो बिल्कुल सिंपल रखें इसको कि फॉस्फोलिपिड में
पूछ लिया जाए कौन कौन से चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें वही हैं, एक अल्कोहल वही है, फैटी एसिड भी होगी इसमें, और 2 चीज़ें न्यू आ गई इसमें, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक हमारे पास आ गई नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस के अंदर कोलिन भी हो सकती है, एथेनिलोमीन भी हो सकती है, सेरीन भी हो सकती है। तो ये आपने इसके अंदर बता देना है। अब आपको हम लोग बताएंगे कि वैक्सिस जो है, सॉरी, ये जो हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, इसको आपने बनाना कैसे है, ये कैसे बनेगा। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। तो पहले तो फॉस्फोटिडिक एसिड बना लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर से 2 बातें हम उठाएंगे। ये देखें, ये मैं बना रहा हूं ग्लिसरॉल, ठीक है, हर कार्बन के साथ OH, और बाकी रिमेनिंग जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये आप लोगों ने देख लिया। फिर इसके साथ आप अटैच कर दें दूसरी चीज़, फैटी एसिड्स, ताकि एस्टर्स बन सकें। तो हम भी फैटी एसिड्स जो हैं वो अटैच कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक होगी बात। अब जब आप इसको अटैच कर लेंगे आपस में, तो इसको आगे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, बजाय मैं इसको रेस करूँ, ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब अगर आप लोग देखें, प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वही जो वहाँ पे किया था कि OH यहाँ से ले लिया और H यहाँ से ले लिया, OH यहाँ से ले लिया और H यहाँ से ले लिया। तो ये हमारे पास जो है कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा और ये बॉन्ड्स जो हैं आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर लें, इसके अंदर डाल दें फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि ये देखें इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होता है। तो H3PO4 इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH, तो H3PO4। अब ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग वाटर रिमूव कर सकते हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाने के बाद ये देखें, ये हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगा, C और C, रिमेनिंग यहाँ पे H आ गए, इधर भी H आ गए, इधर भी H आ गए और इधर भी H आ गया। अब यहाँ देखें, C के बाद क्या आ रहा है, O, C के बाद क्या आ रहा है, O, यहाँ पे O, H कहाँ चला गया, ये वाटर में चला गया, इधर से OH भी वाटर में चला गया। अब इस O को डायरेक्टली इसके साथ जोड़ दें, तो ये आप लोग देखें, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये देखें, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ से OH जो है फिर यहाँ से निकल गया H यहाँ पे, तो ये देखें ये इसके साथ जुड़ गया और ये लीजिए यहाँ पे आप लोगों का काम मुकम्मल हो गया। अब आपके सामने बन गया फॉस्फोटिडिक एसिड, ठीक है। तो ये बन जाएगा फॉस्फोटिडिक एसिड। तो जैसे हमने बताया था कि फॉस्फोलिपिड के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या चीज़ आपको चाहिए, फॉस्फोटिडिक एसिड। तो फॉस्फोटिडिक एसिड हमने बना लिया, 3 चीज़ों से बना लिया, ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से और साथ में किससे, हमारे पास जो थी फॉस्फोरिक एसिड। अब हमने इसको फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करना है। तो फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करने के लिए एक मसाला आपको और चाहिए और उस मसाले का नाम है नाइट्रोजनस बेस। आपकी बुक में जो नाइट्रोजनस बेस जो यूज़ हुई हुई है वो कोलिन यूज़ हुई हुई है। तो कोलिन का जो हम फार्मूला है वो अलग से लिख देते हैं, कोलिन, इसमें देखें CH2N, उसके बाद CH3 और CH3 और इस पे पॉजिटिव का निशान डाल दें क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना हुआ है। और यहाँ पे ले आए OH, लें जी,
ये आपके सामने आ गया कोलिन का फार्मूला। अब आपने कुछ नहीं करना, इस कोलिन के फार्मूले को उठा के इधर ले आए, ठीक है। तो ये हम बजाय इसको अरेज करें, इसी में ही आगे हम ऐड कर देते हैं। लिंच, इसको यहाँ से उठाएं, इसको यहाँ ले आएं। जैसे ये देखें, ये आ गया हमारे पास OH, ये हमारे पास आ गया CH2, यहाँ भी CH2 आएगा, CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, CH3 और CH3। ठीक होगी बात। अब सिंपल सी बात यह है कि फिर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यानी यहाँ से आप लोग क्या रिमूव कर सकते हैं, वाटर रिमूव कर सकते हैं। तो जब आप लोग यहाँ से वाटर रिमूव करेंगे तो आप खुद देख लें कि आप लोगों के सामने यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बॉन्ड जो है ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो अब ये फॉस्फोटिडिक एसिड नहीं रहा, बल्कि इसका नाम हो गया लेसिथीन, यानी ये फॉस्फोलिपिड बन गई, या इसका दूसरा नाम है फॉस्फोटिडिल कोलिन, क्योंकि कोलिन नाइट्रोजनस बेस यूज़ की गई है। लेकिन ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इस स्ट्रक्चर को बनाना आ जाता होता है। ये आपने स्ट्रक्चर जो है एग्जामिनर को सामने पेश कर देना है और 2 मार्क्स जो हैं अपने सिक्योर कर लेने हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता दिया। फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बुक के अंदर ये फॉस्फोलिपिड तो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन ये देखने में आपको कैसा फील होगा, देखने में आपको ये यूं फील होगा। सेल मेम्ब्रेन में होता है, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड्स का, इसको आप लोग बोलते हैं हेड और इस हिस्से को बोलते हैं टेल। ठीक होगी बात। हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये पानी से प्यार करता है, ये पानी की जानिब होता है और पानी की तरफ जाता है। टेल जो होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी ये पानी से खौफ खाती है। ये आपका MCQ बन सकता है कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक और टेल जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। अब अगर सोचें, अगर आप लोग खुद सोच लें कि ये देखें, ये हमारे पास आ गई, ये फैटी एसिड थी, ये फैटी एसिड थी, ये देखें ये 2 इसकी फैटी एसिड्स की चेन आ गई। तो अगर ये फैटी एसिड्स की टेल बन गई तो बाकी चीज़ें जो हैं जैसे फास्फोरस है, जैसे नाइट्रोजनस बेस है, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं, तो वो तमाम चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, वो हेड के अंदर मौजूद हैं। ठीक होगी बात। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है कि हेड और इसमें टेल, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक और टेल जो है हाइड्रोफोबिक। एक और क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि इसकी एक टांग जो है वो टूटी हुई क्यों है, टेढ़ी क्यों है, क्या ये बुक में कोई मिस्टेक है या क्या प्रॉब्लम है। ये बुक की मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर अनसैचुरेशन होती है एक टेल के अंदर। अनसैचुरेशन का मतलब ये है डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये टांग थोड़ी सी टेढ़ी या तिरछी दिखाई देती है। ये जो है ये सीधी है इस वजह से क्योंकि ये सैचुरेटेड है, उसमें क्योंकि अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इस लिहाज से ये थोड़ा सा आपको टिल्ट नज़र आएगी। तो इट्स ऑल अबाउट फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होती है, ये सेल मेम्ब्रेन का बुनियादी हिस्सा है, चाहे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे एनिमल की सेल मेम्ब्रेन हो। आगे हम चैप्टर 4 में इसको डिटेल से भी देखेंगे। उसके बाद जब लिपिड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इसको ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा, उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है हमारे सामने टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो हैं, टर्पिनॉइड्स की डेफिनेशन क्या है, दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग isoprenoid units
बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अभी मैंने आपको बताया जब बॉन्ड बनता है और साथ में जब वाटर रिलीज़ होता है, जैसे आपने यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपने वाटर रिलीज़ किया था और बॉन्ड बना दिया था, तो ये जो बॉन्ड बनता है तो वाटर जब रिलीज़ होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है कि ये बहुत से आइसोप्रीनाइड। अब आइसोप्रीनाइड यूनिट क्या होता है? ये आइसोप्रीनाइड यूनिट जो होते हैं ये 5 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। एग्जाम्पल एक दे देता हूँ, बुक में है तो नहीं है, तो उसमें अगर आप लोग देख लेंगे तो आइसोप्रीनाइड यूनिट का आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखें 1 2 3 4, यहाँ देखें ये कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। बाकी आप लोगों ने इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH3 आपके सामने आ गया। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे CH3। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। CH2 कर देते हैं इसको भी, डबल बॉन्ड इसमें भी आ जाएगा CH2। तो ये देखें आप लोग, ये हैं आइसोप्रीनाइड यूनिट 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 कार्बन। तो ये इनके बार बार मिलने से आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स से हमें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इससे फ़ायदा क्या होता है, नेचर में ये कहाँ पाया जाता है? तो सिग्निफिकेंस में आप लोग बता दें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी बॉडी में, प्लांट्स के। सिग्निफिकेंस ऑफ टर्पिनॉइड्स यानी इसकी हमें क्या इसकी इफादियत है और नेचर में ये किस हिसाब से पाया जाता है, तो इसकी आप एग्जांपल दे दें। एग्जांपल्स के अंदर रबर, आइसोप्रीनाइड यूनिट्स के मिलने से रबर बन सकती है। उसके अलावा आप लोग बता दें कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या हैं? ये पिगमेंट्स होते हैं और ये प्लांट्स वगैरह के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स बहुत से कंपाउंड्स हैं आपके बॉडी के अंदर, कुछ हार्मोन्स हैं वो भी स्टीरॉइड्स हैं, वो भी इसी तरह ही बने होते हैं। और टर्पीन्स, टर्पीन्स जो हैं ये प्लांट्स बनाते हैं आम तौर पे और अपने बॉडी के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये आम तौर पे वेस्ट मटेरियल होता है लेकिन ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी रखता है। प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ वगैरह के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है टर्पिनॉइड्स की। और ये है आइसोप्रीनाइड का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा लें ताकि वैलेंसी इसकी पूरी हो जाए। तो आई होप दैट you have understood the lecture today. For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.